हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। बेटा आज हम अपने हिंदी की क्लास में हमारी जो सप्लीमेंट्री की बुक है भारत की खोज, उसका चैप्टर नंबर 6 रीड कर रहे हैं। ठीक है, अंतिम दौर 1। इसमें जो हमारी पहली हेडिंग आ रही है वो क्या है? भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का पुछल्ला बनता है। देखिए मैं इसकी रीडिंग लगा रही हूँ। बेटा इसमें ना सारी जीके दी हुई है, भारत से रिलेटेड सारी जीके दी हुई है। आपको खुद से अपनी जीके बढ़ाने के लिए इस चैप्टर को ध्यान से रीड करना है। ठीक है बेटा, देखिए भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना उसके लिए एकदम नई घटना थी, जिसकी तुलना किसी और राजनीतिक अथवा आर्थिक परिवर्तन से नहीं की जा सकती थी। भारत पहले भी जीता जा चुका था, लेकिन ऐसे आक्रमणकारियों द्वारा जो उसकी सीमाओं में आकर बस गए और अपने को भारत के जीवन में शामिल कर लिया। उसने अपनी स्वाधीनता कभी नहीं खोई थी और वह कभी गुलाम नहीं बना था। भारत कभी ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में नहीं बंधा था जिसका संचालन केंद्र उसकी धरती से बाहर हो। वह कभी ऐसे शासक वर्ग के अधीन नहीं रहा जो अपने मूल और चरित्र दोनों में स्थायी रूप से विदेशी था। नया पूंजीवाद सारे विश्व में जो बाजार तैयार कर रहा था, उससे हर सूरत में भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ता ही था, लेकिन जो परिवर्तन हुआ वह स्वाभाविक नहीं था और उसने भारतीय समाज के पूरे आर्थिक और संरचनात्मक आधार का विघटन कर दिया। यह ऐसी व्यवस्था थी जिसका संचालन बाहर से होता था, जो उस पर लाद दी गई थी। भारत ब्रिटिश ढांचे का औपनिवेशिक और खेतीहर पुछल्ला बनकर रह गया। अंग्रेजों ने यह अपने अंग्रेजी नमूने का अनुसरण करते हुए बड़े जमींदार पैदा किए। उनका लक्ष्य था लगान की शक्ल में अधिक से अधिक रुपया जल्दी से जल्दी इकट्ठा किया जाए। इसलिए एक ऐसे वर्ग को पैदा करना जरूरी समझा गया जिसके स्वार्थ अंग्रेजों के स्वार्थ से अभिन्न हो। अभिन्न हो मतलब अलग हो। ब्रिटिश शासन ने इस तरह अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। इस व्यवस्था में जमींदार थे, राजा थे और सरकार के विभिन्न महकमों की पटवारी, गांव के मुखिया से लेकर ऊपर तक कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या थी। सरकार के 2 खास महकमे थे, मालगुजारी और पुलिस। इन दोनों के ऊपर हर जिले में कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट होता था, जो शासन की धुरी था। इस तरह भारत को साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए बिना कुछ भुगतान किए अड्डे की तरह इस्तेमाल तो किया ही गया, इसके अलावा उसे इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से का प्रशिक्षण क्या होता है बेटा? ट्रेनिंग का खर्च भी उठाना पड़ा। इस राशि को कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था। वास्तव में भारत को ब्रिटेन के हर तरह के दूसरे खर्च भी उठाने पड़ते थे। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास से किसी भी भारतीय को निश्चित रूप से मायूसी होगी और क्रोध आएगा। फिर भी इससे अनेक क्षेत्रों में अंग्रेजों की श्रेष्ठता का, यहाँ तक कि हमारी फूट और कमजोरियों से लाभ उठाने की क्षमता का पता चलता है। अगला हेडिंग आ रही है बेटा, भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध। राजा राम मोहन राय, बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र। व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों ने, जिसमें शिक्षाविद, प्राच्य विद्या विशारद, पत्रकार, मिशनरी और कुछ अन्य लोग थे, पाश्चात्य संस्कृति को भारत लाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। अंग्रेजी चिंतन और साहित्य और राजनीतिक परंपरा से भारत को परिचित कराने का श्रेय उन योग्य और उत्साही अंग्रेजों को ही है जिन्होंने अपने चारों ओर उत्साही भारतीय विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लिया था। शिक्षा के प्रसार को नापसंद करने के बावजूद खुद ब्रिटिश सरकार को परिस्थितियों से मजबूर होकर अपनी बढ़ती हुई व्यवस्था के लिए क्लर्कों को प्रशिक्षित करके तैयार करने का प्रबंध करना पड़ा। इसलिए धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार होने लगा।
यह शिक्षा समिति भी थी और गलत ढंग की भी। फिर भी उसने नए और सक्रिय विचारों की दिशा में दिमाग की खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और आधुनिक चेतना का प्रसार हुआ। यूरोप के विचारों से बहुत सीमित वर्ग प्रभावित हुआ, क्योंकि भारत अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि को पश्चिम की तुलना में बेहद समझते हुए उससे चिपका रहा। पश्चिम का वास्तविक आघात और प्रभाव तो जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर हुआ। नई तकनीक, रेलगाड़ी, छापाखाना, दूसरी मशीनें, युद्ध के अधिक कारगर तरीके, यह सब ऐसी बातें थी जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। सबसे प्रकट और व्यापक परिवर्तन यह हुआ कि खेतीहर व्यवस्था टूट गई और उसका स्थान व्यक्तिक संपत्ति और जमींदारी ने ले लिया। मुद्रा केंद्रित अर्थव्यवस्था का चलन हुआ और जमीन बिकाऊ वस्तु हो गई। देश के किसी और बड़े हिस्से की अपेक्षा बंगाल ने बहुत पहले इन परिवर्तनों को देखा और अनुभव किया, क्योंकि बंगाल में ब्रिटिश शासन 50 वर्ष पहले स्थापित हो चुका था। अब बंगाल में ब्रिटिश शासन कब स्थापित हुआ? भारत में हुआ उससे 50 वर्ष पहले। 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ। ये थे राजा मोहन राय। वे एक नए ढंग के व्यक्ति थे जिसमें प्राचीन और नवीन ज्ञान का मेल था। भारतीय विचारधारा और दर्शन की उन्हें गहरी जानकारी थी। वे संस्कृत, फारसी और अरबी के विद्वान थे और उस हिंदू मुस्लिम संस्कृति की उपज थे जो उस समय भारत के सुसंस्कृत वर्ग के लोगों पर छाई हुई थी। उन्होंने अंग्रेजी और पश्चिम के धर्म और संस्कृत के स्रोतों की खोज के लिए ग्रीक, लातिनी और इब्रानी भाषाएं सीखी। पश्चिमी सभ्यता के विज्ञान और तकनीकी पक्षों ने उन्हें आकर्षित किया। अपने दार्शनिक और विद्वतापूर्ण झुकाव के कारण राम मोहन राय अनिवार्य रूप से प्राचीन साहित्यों की ओर झुके। तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की पद्धति की खोज करने वाले दुनिया के वे सबसे पहले उत्साही व्यक्ति थे और शिक्षा को आधुनिक सांचे में ढालकर उसे पुरानी पंडिताऊ पद्धति के चंगुल से निकालने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने गवर्नर जनरल को गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीवन विज्ञान और अन्य उपयोगी विज्ञानों की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखा था। इन सबसे वे अधिक समाज सुधारक थे। आरंभ में उन पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा और बाद में कुछ हद तक ईसाई मत का, लेकिन वे अपने धार्मिक आधार पर दृढ़ता से जमे रहे, परंतु उन्होंने इस धर्म को उन कुरीतियों और कुप्रथाओं से मुक्त करने का प्रयास किया जो उसके साथ संबंध हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक उन्हीं के आंदोलन के कारण लगाई थी। राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तकों में से थे। सन 1780 के बाद भारत में अंग्रेजों ने कई अखबार निकाले। इन अखबारों में आमतौर पर सरकार की कड़ी आलोचना रहती थी। परिणामतः उन पर कड़ा सेंसर लगता था। पहला अखबार जिस पर भारतीयों का स्वामित्व था और जिसका संपादन भी भारतीयों ने किया था, 1818 में अंग्रेजी में निकला था। उसी वर्ष श्री रामपुर के बैप्टिस्ट पादरियों ने बंगाली में एक मासिक और एक साप्ताहिक पत्र निकाला। किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले ये पहले पत्र थे। इसके बाद एक अंग्रेजी और भारतीय सभ्यताओं में कलकत्ता, मद्रास, बंबई से अखबार और पत्रिकाएं बड़ी तेजी से निकलने लगी। राम मोहन राय की पत्रकारिता का गहरा संबंध उसके सुधारवादी आंदोलनों से था। उसका साम्यवादी और विश्वजनीन दृष्टिकोण कट्टर वर्ग के लोगों को नापसंद था और वे उसके बहुत से सुधारों का भी विरोध करते थे। पर उनके बहुत से समर्थकों में टैगोर परिवार था, जिसने बाद में बंगाल के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राम मोहन राय दिल्ली सम्राट की ओर से इंग्लैंड गए और 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। अगली हेडिंग आ रही है बेटा, सन 1857 की महान क्रांतिवादी, और इसका क्या है? जातीयतावाद। ब्रिटिश शासन के लगभग एक शताब्दी के उपरांत बंगाल
ने उससे समझौता कर लिया। अकाल से नष्ट हुए किसान नए आर्थिक बोझों के तले पिस रहे थे। नया बुद्धिजीवी वर्ग पश्चिम की ओर इस आशा से देख रहा था कि अंग्रेजी उदारता के सहारे से ही प्रगति होगी। लगभग यही स्थिति दक्षिण और पश्चिम भारत में मद्रास और मुंबई में थी, लेकिन उत्तरी सूबों में ऐसा कोई झुकाव और समझौते की प्रवृत्ति नहीं थी। विशेष रूप से सामंत सरदारों और उनके अनुयायियों में विरोध की चेतना बढ़ रही थी। सामान्य जनता में भी असंतोष और तीव्र ब्रिटिश विरोधी भावना खूब फैली थी। मई सन 1857 में मेरठ की भारतीय सेना ने बगावत कर दी। विद्रोह की योजना खुफिया ढंग से बहुत अच्छी तरह बनाई थी, लेकिन नियत यानी कि निश्चित समय से पहले हुए विस्फोट ने नेताओं की योजना बिगाड़ दी। यह केवल सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था। इसका बड़ी तेजी से प्रसार हुआ और इसने जनांदोलन और भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई का रूप ले लिया। जनांदोलन के रूप में यह दिल्ली, संयुक्त प्रांत, मध्य भारत के कुछ भागों और बिहार तक सीमित था। मूलतः यह सामंतीय विस्फोट था जिसका नेतृत्व सामंत सरदार और उनके अनुयायी कर रहे थे। व्यापक रूप से फैली विदेशी विरोधी भावना से इसे बल मिल रहा था। इसके लिए मुगल राजवंश के उस अवशेष की ओर देखना अनिवार्य हो गया था जो अब भी दिल्ली के राजमहल में बैठा था, लेकिन दुर्बल, बूढ़ा और अशक्त हो गया था। हिंदू और मुसलमान दोनों ने विद्रोह में पूरी तरह से हिस्सा लिया। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन पर पूरा दबाव डाला और अंततः इसका दमन भारतीय सहायता से किया गया। सामंत सरदारों के साथ व्यापक क्षेत्रों में आम जनता की सहानुभूति थी, लेकिन वे अयोग्य, असंगठित थे और उनके सामने कोई रचनात्मक आदर्श और सार्वजनिक हित नहीं था। इस विद्रोह से कुछ श्रेष्ठ छापामार नेता उभर कर आए। इनमें सबसे तेजस्वी थे तात्या टोपे, जिन्होंने कई महीनों तक अंग्रेजों को परेशान किया। आखिर में जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके मराठा क्षेत्र में इस आशा से प्रवेश किया कि उनके अपने लोग उनकी सहायता और स्वागत करेंगे, तो उनके साथ धोखा हुआ। इन सबके अलावा एक और विशिष्ट नाम जिसे आज भी आम जनता श्रद्धा पूर्वक स्मरण करती है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का है, जो 20 वर्ष की आयु में लड़ते लड़ते मारी गई थी। जिस अंग्रेज जनरल ने उसका मुकाबला किया, उसी ने उसके बारे में कहा था कि वह विद्रोही नेताओं में सबसे सर्वोत्तम और सबसे बहादुर थी। विद्रोह और उसके दमन के बारे में बहुत झूठा और भ्रष्ट इतिहास लिखा गया है। भारतीय उसके बारे में क्या सोचते हैं, यह बात शायद ही किताब के पृष्ठों में छपकर पहुंच पाई। सावरकर ने लगभग 30 वर्ष पहले द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक पुस्तक लिखी, लेकिन उनकी पुस्तक तत्काल जब्त कर ली गई और अब भी जब्त है। जब्त कर मतलब बेटा छुपा ली गई थी अंग्रेजों के द्वारा। उनकी पुस्तक मतलब कि अंग्रेजों के अगेंस्ट लिखी गई थी, तो अंग्रेजों ने उसे छुपा कर रख लिया था। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को झकझोर कर रख दिया। सरकार ने अपने प्रशासन का पुनर्गठन किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को अपने हाथ में ले लिया। जिस भारतीय सेना ने अपनी बगावत से विद्रोह की शुरुआत की थी, वह नए सिरे से संगठित हुई। अगली हेडिंग आ रही है बेटा इसकी, हिंदू और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन। तकनीकी परिवर्तनों और उनके परिणामों के द्वारा भारत से पश्चिम की वास्तविक टकराहट 19 शताब्दी में हुई थी। विचारों के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। पहली प्रतिक्रिया अल्पसंख्यक अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित थी और उनमें लगभग हर पश्चिमी चीज के प्रति प्रशंसा का भाव था। हिंदू धर्म के कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से खिन्न होकर बहुत से हिंदू ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुए और बंगाल में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया। राजा राम मोहन राय ने हिंदू ब्रह्म समाज की स्थापना
समाजवादी सुधार आधार पर की। उनके बाद केशव चंद्र ने उसे लगभग ईसाई का रूप दे दिया। बंगाल के उभरते हुए मध्य वर्ग पर ब्रह्म समाज का प्रभाव पड़ा, लेकिन धार्मिक आस्था के रूप में वह बहुत कम लोगों तक सीमित रहा। भारत में अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही प्रवृत्तियां काम कर रही थी और हिंदू धर्म के कठोर सामाजिक ढांचे के विरुद्ध असंतोष उभर रहा था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी दयानंद सरस्वती का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन उनकी जड़ पंजाब के हिंदुओं में जमी। यह आर्य समाज का आंदोलन था और नारा था वेदों की ओर लौटो। इस नारे का वास्तविक अर्थ था वेदों के समय से आर्य धर्म में होने वाले विकास का निषेध। यह बात महत्वपूर्ण है कि इसका प्रसार मुख्य रूप से पंजाब और संयुक्त प्रदेश के हिंदू मध्य वर्ग में हुआ। एक समय ऐसा आया जब सरकार इसे राजनीतिक दृष्टि से क्रांतिकारी आंदोलन समझती थी। लड़के लड़कियों में समान रूप से शिक्षा के प्रसार में, स्त्रियों की स्थिति का सुधार करने में और दलित जातियों के स्तर को ऊंचा उठाने में इसने बहुत अच्छा काम किया। लगभग स्वामी दयानंद के ही समय में बंगाल में एक दूसरे ढंग का व्यक्तित्व सामने आया और नए पढ़े लिखे वर्ग के बहुत लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा। वे रामकृष्ण परमहंस थे। वे सीधे साधे विद्वान नहीं पर धर्मप्राण व्यक्ति थे, लेकिन समाज सुधार में उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। वे सीधे चैतन्य और भारत के अन्य संतों की परंपरा में आते हैं। वे मुख्यतः धार्मिक थे पर साथ ही बहुत उदार थे। आत्म साक्षात्कार की खोज में वे मुसलमान और ईसाई तत्वज्ञानियों तक से मिले। उनमें से कुछ लोग बहुत समय श्री रामकृष्ण के साथ भी रहे। वे कलकत्ता के निकट दक्षिणेश्वर में बस गए और उनके असाधारण व्यक्तित्व और चरित्र की ओर धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा। धार्मिक विश्वास की बुनियादी बातों पर बल देते हुए उन्होंने हिंदू धर्म और दर्शन के विविध पक्षों को आपस में जोड़ा। उन्होंने दूसरे धर्मों को भी अपने क्षेत्र में ले लिया। वे हर समय हर तरह की सांप्रदायिकता के विरोधी थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सभी मार्ग सत्य की ओर जाते हैं। आधुनिक जीवन के संदर्भ में उन्हें समझना कठिन था, फिर भी वे भारत के बहुरंगी सांचे के अनुरूप थे। बहुत से लोग जिन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा उनकी जीवन कथा से प्रभावित हुए। इस वर्ग में रोम्या रोला थे, जिन्होंने उनकी और उनके मुख्य शिष्य विवेकानंद की जीवनी लिखी। बेटा ये जो आपका ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, ये आपका शुरू हुआ था पेज नंबर 92 से और मैंने 98 तक आज मैंने आपको ये इसकी रीडिंग लगा ली है। अगली क्लास में हम पेज नंबर 99 से शुरू करेंगे और इस चैप्टर को हम इस चैप्टर की रीडिंग को काफ़ी हद तक जो है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, और इसको ध्यान से जो मैं रीडिंग लगा रही हूँ इसमें जो मेन लाइनें हैं वही आपके एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। ध्यान से इस चैप्टर को आपने सुनना है और खुद से भी एक बार रीडिंग इसकी लगानी है। ठीक है बेटा, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।